वेलकम टू द आसमान आईएएस फ्रेंड्स। करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है। ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में जानना। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो भी बॉडीज पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था 1992 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एक चेयरमैन जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग अ मेंबर सेक्रेटरी। ओके, तो टोटल हो गए हमारे 12। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव जो है मेन इसका है कि कॉम्पिटेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। सेंट्रल जू अथॉरिटी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस ले डाउन करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि किन एनिमल्स को एक नेशनल पार्क या कंजर्वेशन सेंटर से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत है, क्या उनके लिए पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। जैसे कि हम कई बार न्यूज में सुनते हैं कि गुजरात से कुछ शेरों को इस नेशनल पार्क में लाया गया, उड़ीसा से ट्रांसफर किया गया। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद वो कोऑर्डिनेट करता है कई सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, जो जू पर्सनल है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग में, कई सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और रिसर्च प्रोग्राम्स में। ये सारे इसके फंक्शंस हैं किसके? सेंट्रल जू अथॉरिटी के। नेक्स्ट हम बात करेंगे तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाइड, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 29.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कि डोडमर्ग फॉरेस्ट रेंज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है उसे तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। अभी तक ये कंजर्वेशन रिजर्व नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई कर दिया है। तो हम बात करते हैं तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। ये जो है वो 7th वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है महाराष्ट्र स्टेट में, जो कि कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया। तो इसके अंतर्गत 9 विलेजेस आते हैं जो कि एक कॉरिडोर के रूप में एक्ट करेंगे। कॉरिडोर क्या होता है? देखिए, कभी भी एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क की ओर जब एनिमल्स गुजरते हैं तो उनके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए एक प्रोटेक्शन कॉरिडोर बनाया जाता है, कंजर्वेशन कॉरिडोर बनाया जाता है, जहां से वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सके। तो इसी तरह से 9 विलेजेस को मिलाकर एक हैबिटेट, एक कॉरिडोर बनाया गया है जहां से एलिफेंट्स और टाइगर्स का इजीली माइग्रेशन हो सके। इसमें बेसिकली 9 विलेजेस हैं जो कि गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र स्टेट को कवर करते हैं। फिर ये जो है महादाई सेंचुरी गोवा और भीमघाट कर्नाटक, इन दोनों को कनेक्ट करेगी। याद रखिएगा, गोवा में है महादाई सेंचुरी और भीमघाट जो है वो कर्नाटका में है। यहाँ के फॉरेस्ट की बात करें तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे है, कई सारे यूनिक ट्रीज, बटरफ्लाईज और फ्लावर्स के लिए भी ये फेमस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेशन रिजर्व्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 62 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, जिनमें से 13 जो है वो वेस्टर्न घाट्स में आते हैं, इंक्लूडिंग तिलारी। तिलारी जो है वो भी वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है। याद रखना है, आपको एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा। अब साथ ही साथ हम इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं या जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं वो होते क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स है वो एक तरह से बफर जोन की तरह एक्ट करते हैं या फिर कनेक्टर्स
जोन की तरह एक्ट करते हैं, ताकि जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, उन सभी को कनेक्ट किया जा सके और वो प्रोटेक्टेड एरियाज हों, एनिमल फ्रेंडली हों. ओके. These protected area categories were first introduced in Wildlife Protection Amendment Act of 2002. मतलब सबसे पहले इन्हें कहाँ देखा गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जो कि किसका अमेंडमेंट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो सबसे पहले आया था, उसी का अमेंडमेंट 2002 में किया गया था. These categories were added because of reduced protection in and around existing or proposed protected areas due to private ownership of land and land use. यानी कि अगर इसके बीच में कोई भी प्राइवेट लैंड आता है तो उसको फिर वहां के लोगों को यूज करने की परमिशन दी जाती है, बट कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ. जुलाई 2019 तक 88 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 127 कम्युनिटी रिजर्व्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं. यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, तिलारी कंजर्वेशन, ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है सर्कल, ये तिलारी है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका तीनों के बॉर्डर पे आता है. ओके. अब साथ ही साथ हमने इतने सारे नेशनल पार्क्स की बात की है, तो एमपी के जो फेमस या जो मेन चीफ नेशनल पार्क्स हैं, उनकी भी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं. सबसे पहले आप जानते हैं कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, लेकिन ये एमपी की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि 1933 में बनी थी, और ये पहला नेशनल पार्क भी है जिसे 1955 में सेंचुरी से नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया. कहाँ पे है ये? मंडला में है. एमपी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये. नेक्स्ट देखते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये उमरिया में है. यहाँ पर टाइगर्स की हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है. नेक्स्ट हमारा है पेंच. पेंच जो है वो सिवनी में है. यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक डियर्स पाए जाते हैं. पन्ना नेशनल पार्क, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, चंबल सेंचुरी, ये सारे एमपी में ही है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एमपी की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि सागर में है. पालपुर कोनो, पालपुर कोनो जो है वो श्योपुर में है. ये अभी रिसेंटली 2018 में न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क है. कामधेनु नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड का पहला काऊ पार्क है जो कि सुसनेर आगर मालवा में खोला गया है. फौजल नेशनल पार्क जो है वो डिंडौरी में है और ये एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क है. हम महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे थे, इसीलिए महाराष्ट्र के भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देख लेते हैं. तडोबा, नवेगांव, गुगामल, संजय गांधी नेशनल पार्क, मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना, फंसाड, यावल, नंदूर माहेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम डायना अवार्ड्स की ओर. ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि डायना अवार्ड्स किससे रिलेटेड हैं. अभी एक 13 साल की स्कूल गर्ल जो कि दिल्ली से है, उसे ये अवार्ड दिया गया है. और ये अवार्ड जो है वो प्रिंसेस डायना के बर्थ एनिवर्सरी पे दिया जाता है यंगस्टर्स को, जो कि कुछ मानव प्रजाति के लिए इंपॉर्टेंट काम करते हैं, यानी सोशल वर्क करते हैं. तो इन्होंने क्या किया? अभी इन्होंने एक रिसाइकलर ऐप बनाया जो कि यूजर्स को वेस्ट हैंडलर से कनेक्ट करेगा. कई बार ऐसा होता है कि जिस टाइम पे हमारे घर पे कचड़े की गाड़ी कचड़ा लेने आती है, उस टाइम पे हम घर पे नहीं होते हैं या हमारे पास टाइम नहीं होता है. तो ऐसे में क्या होता है, कई बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. तो इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है जो कि वेस्ट हैंडलर्स को यूजर से कनेक्ट करेगा, जिसके थ्रू हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और वेस्ट हैंडलिंग इजीली हो सकती है. ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा भी रहा है, इसीलिए इस साल ये अवार्ड्स इस फील्ड में दिया गया. डायना अवार्ड्स जो है वो 1999 में स्टैब्लिश हुए थे और ये हाईएस्ट अवार्ड है किसी भी सोशल एक्शन या ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में यंगस्टर्स को दिया जाने वाला. याद रखना है, यंगस्टर्स को ये अवार्ड दिया जाता है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे उद्यम स्कीम के बारे में. उद्यम स्कीम जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स को स्टैब्लिश करने के लिए स्टार्ट की है. अब ये एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर क्या होते हैं? देखिए,
ईडीसी जो है वो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को जो कि एमएसएमई सेक्टर्स से हैं उनके लिए डेवलप किए जाते हैं, ताकि वहां पे उनको स्किल प्रोवाइड की जा सके, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके और एक तरह से वो जो स्टार्टअप्स हैं नए नए उनके लिए इंक्यूबेटर्स का काम करेंगे। ठीक है, इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टारगेटेड टू ऑपरेट 20 EDC आउट ऑफ 500 EDC planned by the end of 1920। यहाँ पे जो EDCs हैं वो कई सारे डेवलपमेंट कोर्सेज, बिजनेस गाइडलाइंस और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। किनके लिए? नए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट करना चाहते हैं। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को भी कैसे उभारा जाए, किस तरह से उनकी हेल्प की जाए, इन सभी चीजों का ध्यान भी रखा जाता है। लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल to launch a special liquidity scheme for non-banking financial companies and housing finance companies to improve their liquidity position. Now consider the following statements and choose the correct option. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम में एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए। तो आपको देख के बताना है कि यहाँ पे जो कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है और कौन से गलत है, हमें सही चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है एचएफसीज आर स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज दैट हैव अ सेपरेट रेगुलेटर नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनका रेगुलेटर है नेशनल हाउसिंग बैंक। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है द एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल विल इशू सिक्योरिटीज which would be guaranteed by the government of India and purchased by the Reserve Bank of India only। ये only बड़ा कंफ्यूज करता है, राइट। नेक्स्ट हमारा है the scheme will be administered by Ministry of Housing Affairs। लास्ट है they should not have been reported under SMA1 or SMA2 category by any bank for their borrowings during the last 1 year prior to 1st August 2018। पढ़ने के बाद आपको इसमें सही पता हो या ना हो, लेकिन गलत जरूर आप पता लगा सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। देखिए ये जो स्कीम है वो एनबीएफसीज के लिए भी है और एचएफसीज के लिए, दोनों ही फाइनेंस से रिलेटेड हैं। तो ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा की जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। अगर ऑप्शन थर्ड यानी स्टेटमेंट थर्ड अगर गलत है तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? देखिए फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है और फोर्थ भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि SMA1 और SMA2 कैटेगरी क्या है, तो वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। सिर्फ थर्ड वन जो है वो गलत है। यहाँ पे देखिए बैंक जो है वो बोरोअर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं जिन्हें कहा गया स्पेशल मेंशन अकाउंट्स यानी SMA। ये इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है SMA0। SMA0 का मतलब होता है जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने अपने ओवरड्यूज जो है जो लोन्स लिए थे उन्हें 1 से 30 दिन तक नहीं लौटाया है, यानी उन्होंने 1 से लेके 30 दिन तक डिले कर दिया है। ओके, SMA1 कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिन्होंने 31 से 60 डेज का डिले कर दिया है और SMA2 में वो आएंगे जिन्होंने 61 से 90 डेज यानी 3 महीने तक अपने लोन का रीपेमेंट डिले कर दिया है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आपको मुझे 30 जुलाई तक पैसे लौटाने थे। ओके, लेकिन आपने 30 अगस्त तक नहीं लौटाए हैं, मतलब 1 महीना लेट हो गए आप, तो आप SMA0 में आएंगे। 2 महीने लेट हो जाएंगे तो SMA1 में आएंगे और 3 मंथ लेट हो जाएंगे तो आप SMA2 में आएंगे। ओके, समझ में आ गया होगा इजीली। तो बैंक ने क्लासिफाई कर रखा है बोरोअर्स को। अब यहाँ पे एनबीएफसीज क्या होती हैं? देखिए एनबीएफसी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956
ये वो कंपनीज होती हैं जो कि बिजनेस ऑफ लोन्स, एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस में एंगेज होती हैं। ठीक है, लेकिन ये उन सारी चीजों में इंक्लूड नहीं होती जैसे कि जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी का है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का है, सेल या परचेज है गुड्स का, इन सभी चीजों में ये इन्वॉल्व नहीं होती, यानी टोटली शेयर और स्टॉक में होते हैं एनबीएफसीज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू यूएन बॉडीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंदिरामणि पांडे। इंदिरामणि पांडे जो है उन्हें अभी अभी इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में अपॉइंट किया गया है जो कि जेनेवा में है। तो जो इंदिरामणि पांडे जी हैं वो 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं जो कि करेंटली एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तौर पे काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 20 to 21 was recently launched for how many affected districts of India? कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए 172, 272, 372 या फिर 472। देखिए आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, आंसर नहीं देखना है, सिर्फ ऑप्शन देख के बताना है पहले। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। नशा मुक्त भारत जो है वो एनुअल एक्शन प्लान है जिसे कि लॉन्च किया गया श्री रतन लाल कटारिया जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। इसे लॉन्च किया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के तौर पे। उस दिन इसे लॉन्च किया गया था जो कि 272 डिस्ट्रिक्ट्स में चलेगा, जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद फर्स्ट पीसी महालनोबिस अवार्ड फॉर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन द इश्यूज रिलेटेड टू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। किसे दिया गया फर्स्ट पीसी महालनोबिस अवार्ड? ऑप्शंस है डॉक्टर शक्तिकांत दास, डॉक्टर उर्जित पटेल, सी रंगराजन या फिर रघुराम राजन। यहाँ पे हमारा सही जो आंसर है वो होगा सी रंगराजन। ये जो अवार्ड है पीसी महालनोबिस अवार्ड पहली बार दिया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा दिया जाता है। सी रंगराजन फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं और इन्हें पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, पीसी महालनोबिस अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। जान लीजिए साथ ही में कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो है उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है और इन्हीं के मॉडल पे इंडिया में सेकेंड 5 ईयर प्लान जो थे वो बेस्ड थे। फर्स्ट किस पे बेस्ड थे? हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे, और सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पे। तो आज के सीरीज में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।